अभी तक आप एक नाम सुन रहे थे, एलन मस्क। और यह नाम आप सुन क्यों रहे थे? तो मूलतः यह अमेरिकी राजनीति में गूंज रहा था। वहाँ के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, राष्ट्रपति चुनाव में आपको सुनाई दिया होगा। आप अवगत भी होंगे अगर थोड़ा समाचार पत्र पढ़ते होंगे, सोशल मीडिया वमीडिया पे होंगे। किंतु अब वह नाम आपको भारत में भी सुनाई देने वाला है, क्योंकि एलन मस्क साहब की कंपनी एक है स्टारलिंक, जो कि नेटवर्क और डाटा प्रोवाइड कराने का काम करती है, उपलब्ध कराने का काम करती है, और उसका भारत में आगमन होने वाला है। कहेंगे कि ट्रंप साहब भेज रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 2019-20 से ही मस्क साहब भारत में अपनी कंपनी को लाने के लिए प्रयत्नशील थे, किंतु रोड़े आड़े आ रहा था, समस्याएं आ रही थीं भारत सरकार से मान्यता की। 2021 के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा भी दिया था कि भैया 2022 तक हम भारत में इंटरनेट सेवा अपने स्टारलिंक के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे, उपलब्ध कराएंगे। किंतु फिर वह धरा का धरा रह गया। कारण वह था कि भारत सरकार से उनको मान्यता नहीं मिल पा रही थी। भारत में भी एक वर्ग यह आवाज उठा रहा था कि मान्यता इसलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि सरकार अंबानी साहब के हाथों बिकी हुई है। वह नहीं चाहती है कि कोई कंपनी ऐसी आए, कोई पैसे वाला व्यक्ति ऐसा आए जो अंबानी साहब को टक्कर दे, उनके सामने चुनौती बने, उनके सामने प्रतिस्पर्धा प्रस्तुत करे। इसी विषय को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे। यह भी देखेंगे कि इसके कहाँ तक लाभ होंगे, कहाँ यह हमारे लिए भविष्य में चुनौतियां उत्पन्न करेगा। तो एक एक बिंदुवार हम चीजों पर चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं। बात आ जाती है सर्वप्रथम कि अभी तक वास्तव में इनको अनुमति भारत में दिया क्यों नहीं जा रहा था अपनी सेवाओं को उपलब्ध कराने का, प्रोवाइड कराने का। तो भाई जो सत्ता विरोधी हैं वो कह रहे हैं कि अंबानी साहब को बढ़ावा देना इनका मूल उद्देश्य था, सरकार का, गवर्नमेंट का। वो चाह रहे थे कि अंबानी के सामने कोई चुनौती ना आए, कोई प्रतिस्पर्धा ना आए, वो लूट का माल अपना खाते रहें। लेकिन इसके पीछे और भी समस्याएं थी। मूल समस्या जो निकल के आती है, भाई अंदर खाने जो लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं, मुझे नहीं पता है कि वो कितने जानकार हैं, कहाँ तक उनको सरकार के अंदर खाने गतिविधियां पता है, कितने उनकी जासूसी एजेंसियां चली, भाई वही लोग जाने। सनसनीखेज वाले खबरों में हम यकीन नहीं करते हैं। किंतु जहां तक चीजें जो है निकल के आ रही हैं समाचार पत्रों से या आधिकारिक जानकारी, उसमें मूल समस्या थी कि 2022 में बिना किसी लाइसेंस के आवेदन के, 2021 में बिना लाइसेंस के लिए भारत में आवेदन किए, बिना कुछ किए ये चिल्लाना शुरू कर दिए कि भारत में 2022 में नेटवर्क प्रोवाइड कराएंगे। भारत सरकार को ये चीज़ें नागवार गुजरी। उन्होंने कहा भैया देखिए, हमारे यहाँ एक प्रोसेस है, हमारे यहाँ एक प्रक्रिया है। जब तक आप लाइसेंस अनुमति नहीं हासिल कर लेते हैं, आप कैसे यह दावा कर सकते हैं कि हम भारत में कंपनी लगाने वाले हैं, हम भारत में नेटवर्क जो है उपलब्ध कराने वाले हैं। कृपया सनसनीखेज चीज़ें मत चलाइए। उन्होंने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है, लाइसेंस आने आ रहा है तो लीजिए, हम अप्लाई कर दे रहे हैं, लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर दिए। भारत सरकार ने कहा भैया लाइसेंस देंगे हम, लेकिन इसके पीछे कुछ शर्तें हैं। उन्होंने कहा ये भी बताइए। तो जो भी शर्तें भारत सरकार के द्वारा रखी गई, अधिकांशतः उनके द्वारा मान लिया गया, किंतु मूल शर्त एक थी, समस्या एक थी, और वह था भारत की सिक्योरिटी को लेके, सुरक्षा को लेके। भारत सरकार ने कहा कि भैया आप हमारे यहाँ आइए, निवेश कीजिए, किंतु एक शर्त है, और शर्त यह है कि आपका जो डाटा सेंटर होगा वो भारत में होगा, वो आप अमेरिका में नहीं रखेंगे, जिससे कि हम सुनिश्चित हो सकें कि हमारे जो नागरिकों का डाटा है, हमारे जो देश का डाटा है, वह सिक्योर रहेगा, सुरक्षित रहेगा, उसका दुरुपयोग ना होने पाए। वह डाटा केवल और केवल भारत में रहे, सेंटर उसका भारत में रहे, उसको कहीं ट्रांसफर ना किया जा सके। इसी को लेकर के मस्क साहब और सरकार के बीच बन नहीं पा रहा था।
उन्होंने कहा भैया हम 100 देशों में डाटा प्रोवाइड करा रहे हैं, वहाँ नहीं समस्या है, आपको काहे इतनी दिक्कत आ रही है। उन्होंने कहा भैया इस चीज़ के लिए हम क्षमा चाहते हैं, अगर आप इसको मानने के लिए तैयार हैं तो आइए, स्वागत है, नहीं अगर मानने के लिए तैयार हैं तो बैठे रहिए। अब खबर निकल के आ रही है, जैसा कि आज हमारे माननीय जो संचार मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, इनके मुखारबिंदों से आज निकल के आया है सूचना, जो कि न्यूज़पेपरों के जो है फ्रंट पेज पे भी उसको स्थान दिया गया है कि यदि एलन मस्क हमारे नीतियों का अनुपालन करते हैं तो हम मस्क का स्वागत करते हैं, उनके स्टारलिंक का भारत में स्वागत करते हैं। और मस्क साहब के तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया दी गई एक्स पे और ट्विटर पे, और उस प्रतिक्रिया से लगता है कि चीजें अब बन चुकी हैं, बस एक औपचारिक घोषणा की केवल आवश्यकता है। प्रश्न उठता है कि इसके नफा और नुकसान क्या है। आप कहेंगे फायदे ही फायदे हैं, दिक्कत क्या है, प्रतिस्पर्धा होगा, सस्ता नेटवर्क मिलेगा। देख लेते हैं इसको भी। मूल चीज, सस्ता नेटवर्क का सपना आप छोड़ दीजिए, क्योंकि जियो के जितना सस्ता नेटवर्क एलन मस्क साहब किसी भी देश में नहीं दे पा रहे हैं। यहां तक कि नाइजीरिया जैसा जो गरीब देश है वहां पे भी $23 जो है पर मंथ खर्च करना पड़ता है इनके द्वारा नेटवर्क प्राप्त करने के लिए, इनके स्टारलिंक से नेटवर्क प्राप्त करने के लिए। $23 माने आज 80 रुपया जो है उससे ऊपर पहुंच चुका है $1। आप समझ सकते हैं कि कितना हो गया, आप कूड़ा गणित लगाइए। और सबसे सस्ता डाटा ये कह रहे हैं कि हम नाइजीरिया में दे रहे हैं। कहीं कहीं इनके डाटा की कीमत 10,000 रुपये मंथली पड़ रही है विकसित देशों में। आप कहेंगे डरा रहे हैं, डरा नहीं रहे हैं। फिर कहेंगे कि अगर वो आएंगे तो कौन डाटा इतना महंगा उनसे खरीदेगा, जब जियो का हम लोग जो है 100 रुपया बढ़ने पर नहीं देने के लिए तैयार हैं, उनका कौन जो है देगा। यही तो चुनौती है। लेकिन देखिए मस्क हैं, व्यापार के माहिर हैं, क्या नीतियां लेके आते हैं, क्या कीमत निर्धारित करते हैं, क्या जियो को टक्कर देने के लिए अपने कीमतों में कोई जो है बड़ा ऑफर देंगे, छूट देंगे। चीजें कयास ही लगाया जा सकता है, कुछ अभी इस बारे में कहा नहीं जा सकता। हाँ, किंतु इनको टक्कर देने के लिए जियो और एयरटेल भी अब कमर कस चुके हैं। वो कह रहे हैं भैया आप स्टारलिंक से नेटवर्क देंगे, ठीक है, हम भी इस क्षेत्र में चल रहे हैं अनुसंधान करने, हम भी अपना उपग्रह चल रहे हैं प्रक्षेपित करेंगे। जिस प्रकार से स्टारलिंक जो है डाटा मुहैया करा रही है उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हम भी डाटा मुहैया कराने के लिए तैयार हैं। तैयारी अपनी इनकी भी बन रही है। चलिए ठीक है। इसके सबसे बड़े लाभ क्या हैं, पहले लाभ की बात कर लें। हमारा जो चीन का बॉर्डर है या जो पूर्वोत्तर भारत का एरिया है वह उसकी जो भौगोलिक स्थिति है वह बहुत ही एक प्रकार से जो है देखा जाए दुर्लभ है। वहाँ पहाड़ी एरिया है, कहीं 100 मीटर जो है गहरी खाई, कहीं इतने मीटर ऊंचा पहाड़, कहीं कुछ। तो वहाँ अगर टावर लगाना हो धरातल की तरह जो है मैदानी इलाकों की तरह, तो उसमें बड़ा पैसा खर्च होगा और संभव भी नहीं है, महंगा ज़्यादा पड़ेगा। दूसरी चीज़ है कि और भी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर हम खर्च करें वहाँ नेटवर्क प्रोवाइड कराने के लिए, तो चूंकि सीमाई इलाका है, कभी भी दुश्मन देश के साथ युद्ध में, द्वंद्व में वहाँ हमला हो सकता है और दुश्मन देश सबसे पहले हमारे नेटवर्क कैपेसिटी को ही नुकसान पहुंचाएगा, उसको नष्ट करेगा। तो कहीं ना कहीं हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नष्ट होगा, पैसा भी नष्ट होगा। और जो स्टारलिंक वाला माध्यम है उसमें ऐसा कुछ करना नहीं है। एक छोटी सी छतरी आप अपने घर पे रख देंगे, जैसे डिश एंटीना जो है रखते हैं, और उसके बाद आपको सैटेलाइट से नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा, आपको मिलता रहेगा। तो ये सुविधा है जिसमें खर्च कम है, लेकिन डाटा इसका महंगा है। अब यहाँ तो डाटा आपके महंगा होने की बात आप सुने, सबसे बड़ी समस्या इसकी है देश के सिक्योरिटी की। आपने भारत में सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहाँ चीज़ों को एकदम इतना अनगढ़ तरीके से रखा जाता है कि पूछिए मत, और ना हम उस पर विचार करेंगे, ना उस पर हम गौर करेंगे। शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, बस यही चल रहा है सोशल मीडिया जब से आया। हमारी अपनी सोच, हमारी अपनी खुद की जो है वो ध्वस्त हो चुकी है। आज़ाद भारत से पहले ही इतिहासकारों के द्वारा जिस प्रकार से भारतीय इतिहास को नष्ट करने का कार्य किया गया, जिस प्रकार से भारतीय बुद्धिमत्ता को नष्ट कर दिया गया, भारत से जो है बौद्धिक वर्ग का खात्मा हो गया, आज केवल और केवल हम एक कूड़े के जो है ढेर मात्र बन के बैठे हैं। जैसे एक कूड़े के ढेर को यहाँ से वहाँ कीजिए, वहाँ से वहाँ कीजिए, कूड़ा फैलाने वाला हम बन के बैठे हैं।
एक कोई खबर आ रही है उसको शेयर कर दीजिए, एक खबर आ रही है शेयर कर दीजिए, कूड़ा फैलाते रहिए ढेर में बैठ के। यही केवल हम काम करते हैं। ना हमारी अपनी कोई मौलिक क्षमता है, ना हमारी अपनी कोई बौद्धिक चिंतन है, ना हमारा अपना कुछ है। एक शब्द आपने सुना होगा, पर्दा। कहेंगे सर पर्दा प्रथा का तो उन्मूलन फला ने किया था, पर्दा तो बड़ी नुकसानदायक चीज है। पर्दा हर जगह नुकसानदायक ही नहीं होता है। कहीं कहीं जीवन में पर्दे की बहुत आवश्यकता होती है। हम अपने व्यक्तिगत जीवन में भी पर्दा लेके चलते हैं, रूप पर्दा का अलग हो सकता है। हर जगह हम पर्दे की आलोचना नहीं कर सकते हैं। जैसे कुछ हमारे व्यक्तिगत जीवन की चीजें होती हैं जिसको हम पर्सनल लाइफ कहते हैं, और हम उसे किसी से साझा करने से कतराते हैं, इनकार करते हैं। यहां तक कि अपने माँ बाप, अपने परिवार से भी अपने कुछ व्यक्तिगत चीजें हर व्यक्ति के अंदर होती हैं, हर व्यक्ति के जीवन में होती है, हमारे भी जीवन में, आपके भी जीवन में होगा, जिसको हम नहीं साझा करते हैं, अपने तक सीमित रखते हैं। यह भी विचारों का एक पर्दा है, यह भी व्यक्तिगत एक पर्दा है। दूसरा, कुछ हमारे परिवार की समस्याएं होती हैं, कुछ हमारे परिवार की बातें होती हैं जिसको हम समाज में जो है साझा नहीं करते, यह भी एक पर्दा है। कुछ इसी प्रकार हमारे समाज की कुछ चीजें होती हैं जिसको हम और नहीं साझा करते हैं, और साथ ही इसी प्रकार हमारे देश में भी कुछ चीजें हैं जिसको हमें साझा करने से बचना चाहिए। वहां भी पर्दे की आवश्यकता है। और वह पर्दा क्या है? हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा। जब हमारा निजी डाटा किसी विदेशी कंपनी के हाथ में जाएगा, हम कैसे मान लें कि हमारी चीजें सुरक्षित रहेंगी? यहां हम सरकार से समझौता नहीं कर रहे हैं, यहां कंपनी से हम समझौता कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और सरकारों पर अगर भरोसा नहीं किया जा सकता तो कंपनियों पर कितना विश्वास किया जा सकता है? मस्क साहब व्यवसायी हैं, उनका मूल उद्देश्य भारत में आने का पैसा कमाना है, और अगर यही पैसा उनको कहीं और जगह से मिल जाए, यहां से ज्यादा मिल जाए, तो कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि मस्क साहब धोखा नहीं देंगे? उनको पैसा चाहिए, यहां से अगर ज्यादा पैसा कहीं मिल जा रहा है दे सकते हैं। दूसरी चीजें हैं, सबसे बड़ी समस्या कहां आपको उत्पन्न होगी? चीन सीमा पर, बॉर्डर एरिया में आप इनके स्टारलिंक से नेटवर्क लेंगे, आप सोच रहे हैं कि यहां से हम अच्छा खासा फायदे में रहेंगे। आप भूल रहे हैं कि चीन आज विश्व की दूसरी इकोनॉमी है। आप कहेंगे सर दूसरी हो तो होगी, हम भी चौथे नंबर की इकोनॉमी है। यही स्थिति है कि जिसे कोनो परीक्षा हुए और में एक लड़का 90 नंबर पाए हुए, दूसर का जो 85 नंबर पाए हुए, तीसर का 75 पाए हुए, और चौथ का 35 नंबर पाए हुए। वही स्थिति भारत की है। आप चौथी इकोनॉमी है, लेकिन आप देखिए कि आपके पास क्या है। अभी आप $4 ट्रिलियन के इकोनॉमी भी नहीं है। कहेंगे सर चाइना का फिर कितना है? $19 ट्रिलियन इकोनॉमी। अमेरिका का पहले पे जो बैठा है $28 ट्रिलियन के करीब। अब आप समझ लीजिए कि आप चाइना के कहां इर्द गिर्द हैं। और कल को अगर बॉर्डर के क्षेत्र पर फिर से तनाव उत्पन्न हो जाए, और जो संभव है, बार बार उसकी चिंताएं हैं, तब आप क्या करेंगे? वो तो पैसा देगा मस्क साहब को, मस्क साहब उसको डाटा जो है चुपके फिर दे देंगे, कहेंगे फर हम जो है नियम लगा रहे हैं, शर्तें लगा रहे हैं। अरे आप क्या नियम शर्तें लगा रहे हैं? यदि आप इस संदर्भ में खुद का अपना कोई प्रौद्योगिकी नहीं स्थापित कर सकते हैं, कैसे हम मान लें कि आपकी नियमों और शर्तों को जो है हैक करके, इधर उधर करके जो है नेट, आज के समय में इंटरनेट के ज़माने में, और दूसरी चीज़ जो है साइबर खतरे आज इतने ज़्यादा व्याप्त हैं, इसमें हम कैसे कह सकते हैं कि वो हमारा डाटा किसी को दे नहीं सकता है? सबसे बड़ी समस्या यह है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो व्यवसायी होता है उसका अपना कोई हृदय नहीं होता है, उसको केवल पैसा दिखता है, हानि और लाभ। लाभ के पीछे वो भागता है और हानि से बचना चाहता है, और पड़ोसी हमारा पैसे वाला है। दूसरी चीज, कल को अमेरिका ही उनसे कह दे कि भैया कुछ डाटे की आवश्यकता थी। अब बांग्लादेश में अमेरिका का नौटंकी भी नहीं देखे हैं। आप कहेंगे सर आपको ही इतनी भारी चिंता पड़ी है, हमारा प्रधानमंत्री नहीं चिंतित हो रहा है, हमारे यहाँ जो है और लोग हैं वो नहीं चिंतित हो रहे हैं, हम आप ही काहे जो है बैठे हैं? उनके पास कोई ज्ञान नहीं, उनके पास कोई विद्वता नहीं है, सबके पास है, लेकिन उनकी अलग समस्याएं हैं और हमारी अलग समस्याएं हैं। उनसे अधिक चिंतित हमको होना चाहिए। उनके पास व्यवस्थाएं हैं, उनके पास विकल्प है, आपके पास क्या विकल्प है? जब जब किसी देश में संकट आता है तो संकट की वह घड़ी में सबसे ज्यादा उसका जो है नुकसान, उसका जो है अभिशाप हमें उठाना पड़ता है।
हम और आप जैसे लोगों को। अफगानिस्तान को भूल रहे हैं? तालिबान आया, सेनाओं से द्वंद्व हुआ, अफगानी सेना से तालिबान भारी पड़ा। जब तक सेना मर रही थी तब तक प्रधानमंत्री जी बैठ के, मंत्री जी बैठ के, सारे लोग बैठ के ऑर्डर दे रहे थे। जब ये लगा कि भैया अपने जान पे आन पड़ी है, हेलीकॉप्टर में बैठे, उड़न परी तस्तरी बैठे, उड़ के दूसरे देश में चले गए। क्या यही चीजिया भारत में जो है नहीं होगा? क्या भारत के राजनेताओं के ऊपर आप इतना विश्वास कर सकते हैं कि जो है आप पड़े रहेंगे? आप बांग्लादेश में देख लीजिए, भले हम नहीं ये कह रहे हैं कि भाई शेख हसीना जी गलत हैं, नो, लेकिन फिर भी देख लीजिए कि शेख हसीना के जान पे आए पड़ल, वो भाग के भारत में शरण ले ली। लेकिन अब शेख जो वहां का आम नागरिक है वो कहां जाके शरण ले? जो आम नागरिक आज जान माल अपना खो रहा है, जो आम नागरिक दुर्दशाओं का सामना कर रहा है, वो कहां जाए? शायद चिंतन करने की आवश्यकता है, ध्यान देने की आवश्यकता है। बाकी आज के समय में हर कोई अपने आप में परिपक्व है, पूर्ण है, स्वयंभू है, सार्वभौम है। हमारा जो विचार था हमने रखने का प्रयत्न किया। कहाँ तक वह सत्य है, कहाँ तक वह असत्य है, इसका हम दावा कर नहीं सकते हैं। आज इतना ही। पुनः हम किसी नई चर्चा के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद। आप अपने भी विचारों से यदि अवगत कराना चाहते हैं तो संदेश के माध्यम से अवगत करा सकते हैं।